हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। आज हम लोग लेक्चर 3 करने वाले हैं सिस्टम डिज़ाइन की सीरीज़ में। ठीक है, तो अभी तक जो अपना एजेंडा था वो क्या था कि सर एक सिंगल क्लाइंट था और एक सिंगल सर्वर था मेरा। ठीक है, और सर्वर मतलब सर क्या आप बोले थे सर कि एक सिस्टम है। वो सिस्टम का सर क्या कैपेसिटी होता है सर, या तो वो प्रोसेस करता है सीपीयू कारण, या तो फिर सर उसमें स्टोरेज होता है, मतलब कुछ सेव कर सकते हैं, डेटाबेस होता है। इसका मतलब उसमें दोनों चीज़ें सर इंटैक्ट रहती है। ठीक है, ठीक है सर, इतना समझ में मेरे को आ गया। अब देखते हैं सर कि जो मेरा सिस्टम है उसको मैंने लॉन्च किया इंटरनेट पे। ठीक है, जब मैंने उसको इंटरनेट पे लॉन्च किया तो बहुत सारे यूजर्स अब वो आना वहाँ पे स्टार्ट करेंगे, करेक्ट। तो जब वो आना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले अगर हम लोग लेके चलते हैं कि सर एक एग्जांपल कि नेटफ्लिक्स है सर, वो एक सर्वर, नेटफ्लिक्स का सर्वर है और हमने उसको लॉन्च किया ऑन द इंटरनेट। ठीक है, तो सर अगर बहुत सारे यूजर्स आना स्टार्ट हो गए, पहले 10 यूजर्स थे, अब 20 आने लगे, फिर 50 आने लगे, फिर 100 यूजर्स आने लगे, वहाँ पे बहुत सारे क्लाइंट्स जब आने लगे तो इसका मतलब सर क्या मेरा बढ़ जाएगा सर, प्रोसेसिंग पावर मेरे को बढ़ाना पड़ेगा, करेक्ट। तो अभी सर मेरे को एक सर्वर की अब जरूरत नहीं पड़ेगी सर, हो सकता है कि सर बहुत ज़्यादा सर्वर की मेरे को जरूरत पड़े, मतलब सर प्रोसेसिंग मेरे को अब ज़्यादा करना है, इसलिए हो सकता है सर कि प्रोसेसिंग पावर मेरे को बढ़ाना होगा। ठीक है, तो सर एक तो सर ये हो सकता है सर। सेकंड सर क्या हो सकता है सर कि मेरे पास अगर नेटफ्लिक्स है तो नेटफ्लिक्स में क्या करते हैं भाई, अपन मूवी जाके वहाँ पे स्ट्रीम करते हैं, तो हो सकता है कि नंबर ऑफ मूवीज आपका इंक्रीज हो जाए, मतलब कि सर स्टोरेज मेरा बढ़ जाए। तो इसका मतलब सर ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट दो चीज़ें हो सकती है एक सर्वर पे, या तो सर बहुत सारे क्लाइंट्स आना स्टार्ट हो जाए तो सर मेरे को प्रोसेसिंग पावर बढ़ाना पड़ेगा, और या तो फिर सर मेरा जो कंटेंट है वो बढ़ जाए, तो इसका मतलब उसके लिए सर मेरे को डेटाबेस बढ़ाना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग प्लान करते हैं कि सर क्यों ना सेपरेट आउट कर दिया जाए दोनों चीज़ को, कि सर इंडिपेंडेंटली दोनों को अपन स्केल कर सके। अगर प्रोसेसिंग ज़्यादा करना है तो मैं सिर्फ सीपीयू चीज़ों को बढ़ा रहा हूँ, और अगर सर मेरे को स्टोरेज ज़्यादा करना है तो मैं सर सिर्फ डेटाबेस को बढ़ा रहा हूँ। अभी सिंगल ही सर्वर में दोनों चीज़ें रहती है, तो सर इसीलिए मैं दो अलग अलग डिवीजन करने वाला हूँ। क्या, एक सर वेब और मोबाइल ट्रैफिक के लिए सर ये करने वाला हूँ, एक टायर वेब टायर, और सर दूसरा स्टोरेज के लिए सर मैं डेटा टायर करने वाला हूँ। तो ये दो अलग अलग सर सर्वर एक तरीके से अलग अलग डिफ्रेंशिएट होने वाले हैं। ठीक है, तो यही भी मैंने लिखा है कि भाई डेटाबेस के बारे में कि विद द ग्रोथ ऑफ यूजर बेस वन सर्वर इज नॉट इनफ, एक सर्वर सर इनफ नहीं होता है। तो सर मल्टीपल सर्वर अगर रिक्वायर्ड है मेरे को, तो सर इसी बेसिस पे डिवाइड हो गए हैं, वेब टायर और डेटा टायर के बेसिस पे। ठीक है सर, इसका फ़ायदा क्या हुआ सर डिवाइड करने का फ़ायदा अपने को ये हुआ कि सर इंडिपेंडेंटली दोनों को अपन स्केल कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल से पूरा का पूरा ये गेम को समझते हैं, ये जो मैंने डायग्राम लिया है इस गेम को पूरा समझने का ट्राई करते हैं कि सर ये मेरा क्लाइंट है, इधर इस साइड मेरा क्या है सर, यूज़र है। और वो यूज़र क्या करता है सर, नेटफ्लिक्स का सर्वर ओपन करना चाहता है, चाहे www.netflix.com करता है, तो सबसे पहले वो डीएनएस के पास जाएगा, जो कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। डीएनएस उसको बदले में क्या देगा भैया, आईपी रिजॉल्व करके, डोमेन नेम रिजॉल्व करके आईपी एड्रेस उसको रिटर्न करेगा बदले में, और उस आईपी एड्रेस प्लस पोर्ट की हेल्प से हम लोग वेब सर्वर को एक्सेस करेंगे। ये किसका वेब सर्वर है भाई लोग, ये है अपना नेटफ्लिक्स का वेब सर्वर, करेक्ट। नेटफ्लिक्स का ये वेब सर्वर है। अब ये सिर्फ प्रोसेसिंग के लिए है, मतलब रिक्वेस्ट आता है रिक्वेस्ट जाता है, प्रोसेसिंग पावर जितना है बस सर इसको वेब सर्वर को दिया गया है। अब सर मेरे को अगर डेटाबेस की जरूरत पड़ेगी कुछ को, जैसे नेटफ्लिक्स है तो नेटफ्लिक्स के पास रिक्वेस्ट आया, अब तुम्हें क्या करना है भाई लोग कि पूरा पूरा उसको वेब पेज देना है, कौन कौन सी मूवीज है, ये सारा मूवीज वगैरह उसका कहाँ स्टोर है, इस डेटाबेस में स्टोर है। डेटाबेस क्या करता है भैया, डेटा को स्टोर करता है, जैसे टेक्स्ट हो सकता है, इमेज हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, कुछ डेटा टेक्सचुअल फॉर्मेट पूरा पूरा जेसन फॉर्मेट में हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो नेटफ्लिक्स का मूवीज़ कहाँ पे है भैया, इस डेटाबेस में स्टोरेड है। तो अगर कोई क्लाइंट यहाँ पे रिक्वेस्ट करेगा तो रिक्वेस्ट किसके पास आएगा भैया, वेब सर्वर के पास। वेब सर्वर देखेगा, प्रोसेस उसको करेगा और देखेगा कि भैया इस मूवी की जरूरत है, तो वो रीड करने के लिए, रीड राइट या अपडेट करने के लिए डेटा को इस डेटाबेस के पास जाएगा, बदले में डेटाबेस उसको क्या रिटर्न करेगा, डेटा, और फिर वो डेटा रिस्पॉन्स में किसको मिल जाएगा भैया, इसके थ्रू यूजर्स को मिल जाएगा। तो इस हिसाब से सर पूरा पूरा चीज़ें काम करती है। अब मेरा सर इससे फायदा ये हुआ कि अगर नंबर ऑफ यूजर्स या नंबर ऑफ क्लाइंट्स बढ़ेंगे तो सर मैं जो ये वेब सर्वर है ना सर, मैं बस इसी को स्केल करना स्टार्ट कर दूंगा, इसी को इंक्रीज करना स्टार्ट कर दूंगा। और सर अगर मेरे मूवीज वगैरह इंक्रीज होने लगे, मतलब डेटा इंक्रीज होने लगा, तो मैं सर इस डेटाबेस को इंक्रीज करना स्टार्ट कर दूंगा, स्केल करना स्टार्ट कर दूंगा। तो इंडिपेंडेंट मैं डिसीजन ले सकता हूँ। पहले क्या था सर कि अगर मेरे सिर्फ नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ रहे थे और अगर मैं एक ही जगह डेटाबेस और वो प्रोसेसिंग पावर दोनों अगर है तो सर मैं इंक्रीज तो कर दूंगा वेब सर्वर, लेकिन झूठ का मतलब अननेसेसरली मेरा आपका डेटाबेस भी इंक्रीज हो रहा है, करेक्ट। अगर एक ही में इंटैक्ट है तो आप वेब सर्वर के लिए पहले बाई चांस मानते हैं कि भैया 3 वेब सर्वर का जरूरत था, अब नंबर ऑफ यूजर्स अगर आप 1 मिलियन हो गए तो आप 15 वेब सर्वर अगर आप यूज कर रहे हो, तो सर उस हर एक वेब सर्वर क्योंकि एक सिस्टम है तो उस सिस्टम के साथ अननेसेसरी डेटाबेस भी तो सर आ रहा है सर, तो उसमें भी तो आपको कॉस्ट लग रहा है। तो उसी चीज से बचने के लिए अपन इंडिपेंडेंटली स्केल कर सके, मैनेज कर सके, इसके लिए अपन सेपरेट आउट दोनों को कर देते हैं। ठीक है, ठीक है सर, ये स्टोरी तो सर मेरे को समझ में आ गया सर। अब बताइए सर कि आप जो डेटाबेस की बात कर रहे हैं सर, थोड़ा सा तो अपन ये देखें कि सर कौन सा डेटाबेस यूज़ करना चाहिए।
आप ये भी तो बता दो। तो सर मार्केट में अगर आप देखोगे तो आप डीबीएमएस अगर आप सब्जेक्ट भी पढ़ोगे तो दो तरह का डेटाबेस होते हैं, एक होता है एसक्यूएल और एक होता है नो एसक्यूएल। एसक्यूएल सर किसको बोलते हैं सर, जो कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, आरडीबीएमएस है, उसको सर अपन एसक्यूएल बोलते हैं। क्यों सर, क्योंकि सर रिलेशनल डेटाबेस मोस्टली डील करता है स्ट्रक्चर डेटा पे। स्ट्रक्चर मतलब सर एक स्ट्रक्चर में हो, कैसा स्ट्रक्चर सर, एक टेबल के फॉर्म में स्ट्रक्चर हो, मतलब सर मतलब रो और कॉलम्स हो उसमें, जैसे कि अपन एक्सेल सीट में देखते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब सर रिलेशनल, अगर मेरा रिक्वायरमेंट ऐसा है कि जो मेरा डेटा है, अब उसको मैं डेटा स्टोर करना है तुम्हें, अगर तुम्हारा रिक्वायरमेंट ऐसा है कि सर मेरा एक टेबल है और उस टेबल में मैं सर रो और कॉलम्स के फॉर्म में डेटा स्टोर करना चाहता हूं, तो मैं कौन सा डेटाबेस यूज कर लूंगा सर, रिलेशनल डेटाबेस यूज कर लूंगा। जैसे सर फॉर एग्जांपल सर एक इसको इमेजिन कर सकते हैं एक्सेल शीट की तरह। तो एज फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे कि सर अगर मेरे को नेटफ्लिक्स का जो भी पूरा यूजर का क्रेडेंशियल है कि सर उसका लॉगिन आईडी क्या है, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें जो है कि यूजर का आप सेव करते हो, तो वो पूरा का पूरा सर क्या होगा सर, एक टेबल के फॉर्म में होगा। एक ऐसा आप टेबल बना लोगे, करेक्ट, आप एक ऐसा टेबल बना लोगे यूजर नाम का, और जिसमें आपका यूजर आईडी होगा, करेक्ट, नेटफ्लिक्स का यूजर नेम होगा, उसका आपका पासवर्ड हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, ईमेल आईडी हो सकता है। ये सारा इन्फॉर्मेशन एक स्ट्रक्चर में है सर, कि ये 7-8 इन्फॉर्मेशन मेरे को हर एक यूजर्स के लिए चाहिए, यही तो एक स्ट्रक्चर है। तो सर इसके लिए मैं क्या यूज कर लूंगा, रिलेशनल डीबीएमएस यूज कर लूंगा। ठीक है सर, यहाँ पे फायदा ये हो जाता है कि दो अलग अलग अगर टेबल्स अगर हुए ना सर, एक यूजर का है और एक बाई चांस मान लो कि मूवीज का एक है, कि जिसमें मूवी का आईडी, कौन सा मूवी है, उसका मेटा डेटा वगैरह सब सेव है, तो सर आप ज्वाइन कर सकते हो, मतलब ज्वाइन ऑपरेशंस आप यूज कर सकते हो, कि जो कि आप डीबी में से पढ़े होंगे, क्योंकि टेबल में अपन ज्वाइन ऑपरेशंस पॉसिबल है। ठीक है, तो सर यहाँ पे फिर अपन पॉपुलर अगर अपन लोग नाम ले तो सर रिलेशनल डेटाबेस में आता है एक माई एसक्यूएल, ऑरेकल डेटाबेस, ये दोनों एग्जांपल में आता है। सर दूसरा होता है सर नो एसक्यूएल। नो एसक्यूएल को अपन क्या बोलते हैं सर, नॉन रिलेशनल डेटाबेस बोलते हैं। नॉन रिलेशनल ही आ गया तो मतलब रिलेशनशिप वैसा है नहीं, इसका मतलब सर स्ट्रक्चर डेटा नहीं है, मतलब अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, कि जिसमें सर कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर अपने को पता नहीं है उसके बारे में। जैसे कि सर अगर हम लोग कुछ पोस्ट डालते हैं सोशल मीडिया पे, या तो फिर अगर हम लोग को लॉगिंग लेना है, या तो फिर सर आप रिकमेंडेशन सिस्टम इंप्लीमेंट कर रहे हो कि सर ये बंदे को कौन कौन सा मूवी रिकमेंड करना चाहिए, तो ये हर एक बंदे पे डिफरेंट डिफरेंट होता है, किसी आप एक के लिए स्टोर करके नहीं रख सकते हो, एक स्ट्रक्चर नहीं है उसमें। हो सकता है किसी को 5 मूवी, किसी को 3 जोनर का मूवीज रिकमेंड करना हो, तो ये सारी चीजें आपका स्ट्रक्चर नहीं रखता है। तो अगर बल्क में डेटा है, बहुत ह्यूज डेटा है और वो अनस्ट्रक्चर्ड है, तो हम लोग मोस्टली नो एसक्यूएल का वहाँ पे यूज कर सकते हैं। और सर जैसे कि सर ये टेबल के फॉर्म में नहीं रहता है, स्ट्रक्चर नहीं रहता है, तो सर आप ज्वाइन ऑपरेशंस भी यहाँ पे आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो सर ये कितने तरह का होता है सर, तो ये मोस्टली 4 तरीके का अपना होता है नो एसक्यूएल जो है। सर पहला सर की वैल्यू स्टोर्स, मतलब जो आपका जो डेटा है जो कि स्टोर करना है आपको, वो सर की वैल्यू के पेयर में होंगे। ठीक है सर, की वैल्यू के पेयर में होंगे। जैसे सर शॉपिंग कार्ट जो आप करते हो, तो उसमें आपका रहता है ना सर कि आपके कार्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, तो आपका यूजर आईडी हो गया, आपका जैसे यूजर आईडी हो गया अमन शर्मा के नाम से, तो एक यूजर आईडी, और इस यूजर आईडी का कौन कौन सा कार्ट में कौन कौन सा प्रोडक्ट ऐड किया हुआ है, तो वो सारे आपके क्या हो गए, वैल्यूज हो गए। तो उस हिसाब का अगर सर रहा तो हम लोग इस की वैल्यू स्टोर्स का यूज कर सकते हैं। दूसरा सर ग्राफ स्टोर्स है। ग्राफ स्टोर्स एक तरीके से सर ग्राफ की तरह है, जिसमें नोड्स होते हैं, करेक्ट, नोड्स एंड एजेस रहते हैं, मतलब रिलेशनशिप्स। नोड्स क्या करते थे सर, नोड्स रहते थे, और रिलेशनशिप दिखाने के लिए सर अपन एजेस वहां पे ड्रॉ करते थे। तो ये मोस्टली अगर आप यूज कर सकते हो म्यूचुअल फ्रेंड में। जैसे फेसबुक का जो म्यूचुअल फ्रेंड है वो कैसे होता है कि सर मैं हूँ और मेरे सारे फ्रेंड्स एक नोड्स पे आ गए, उनके सारे फ्रेंड्स आ गए, तो अब क्या कर सकता है सर कि वो पूरे ट्री से, पूरे ग्राफ से आपको म्यूचुअल फ्रेंड वो सजेस्ट कर सकता है। तो उसके लिए सर अपन क्या यूज करते हैं सर, ग्राफ का यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ग्राफ स्टोर के फॉर्म में होगा तो भी नो एसक्यूएल यूज कर सकते हैं। तीसरा सर कॉलम स्टोर्स, मतलब आपका जो डेटा है वो पूरा का पूरा एक कॉलम में हो, एक कॉलम में आपका सारा का सारा पूरा एक डेटा आ गया, एक पैकेट आ गया आपका। जैसे कि आईओटी अगर सेंसर्स कुछ डिटेक्ट करता है, आईओटी से आप लेते हो ना भाई कि आप आईओटी बहुत सारे डिवाइसेस इंटीग्रेट कर चुके हैं और रियल टाइम पे बहुत सारे डेटा उससे फेच कर रहे हो, तो उस तरह का डेटा अगर सर रहा तो। चौथा सर डॉक्यूमेंट के फॉर्म में हो सकता है कि सर आपको डेटा जो है वो जेसन फॉर्मेट में स्टोर करना हो, जैसे मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम, वो जेसन फॉर्मेट आपको रिकमेंड करना हो कि भाई कौन कौन से मूवीज किस यूजर के लिए क्या क्या रिकमेंड करना है। तो पहला यूजर आईडी आ गया, फिर एक जेसन का कर्ली ब्रेसेस लगाया, फिर उसके सारे मूवीज कर दिया अपन टाइम स्टैम्प के साथ क्या क्या है। तो ये सारी चीज़ें अपन यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं डॉक्यूमेंट के फॉर्म में। अगर स्टोर करना हो तो जेसन या बीसन, ये दोनों फॉर्मेट, या फिर अलग भी हो सकता है आपका। ठीक है, तो सर अगर इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे सर, तो नियो4j एक आता है। नियो4j किसके लिए होता है सर, ये ग्राफ स्टोर्स के लिए। तो अगर आपको म्यूचुअल फ्रेंड वगैरह ये सारी चीज़ें अगर स्टोर करना है, आपके डिज़ाइन में जरूरत है, तो आप नियो4j का यूज़ कर सकते हो। इसलिए अमेजन डेटाबेस हो जाता है, कैसेंड्रा हो जाता है, ये सारी चीज़ें हो जाता है। वी नीड टू स्टोर अ मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा अगर रहा तो इसका यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें अपन यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। ओके, ठीक है।
ठीक है सर, ये पूरा का पूरा सर डेटाबेस का तो अपन स्टोरी समझ में आ गया सर। नेक्स्ट क्लास में अपन क्या करने वाले हैं भाई लोग, नेक्स्ट लेक्चर में अपन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग की बात करने वाले हैं, क्योंकि सर एक मेरे पास ये बेस बन चुका है सर कि मेरा एक क्लाइंट रहता है सर और एक सर्वर रहता है सर। क्लाइंट सर हमेशा रिक्वेस्ट भेजता है और सर्वर उस रिक्वेस्ट को क्या करता है सर, हैंडल करता है। और सर रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए सर दो चीजें हैं सर, एक प्रोसेसिंग पावर और एक स्टोरेज पावर। तो सर पहले सर क्या था सर, सर्वर के पास ही प्रोसेसिंग पावर भी था और स्टोरेज पावर भी था, फिर हमने उसको सेग्रीगेट कर दिया सर, प्रोसेसिंग पावर रहने दिया और स्टोरेज कैपेसिटी था वो किसको दे दिया सर, डेटाबेस को दे दिया। तो अभी अपने को एकदम सीधा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्लियर है कि सर एक क्लाइंट है, रिक्वेस्ट करता है डीएनएस के थ्रू, जो कि डोमेन नेम से आईपी एड्रेस रिटर्न करता है। फिर इसके बाद अपन रिक्वेस्ट करेंगे सर्वर को, अगर डेटाबेस की जरूरत पड़ेगी तो सर डेटाबेस से सर्वर लेके आएगा डेटा को और फिर वो क्लाइंट तक देगा। यहाँ तक पूरा स्टोरी सर अपने को क्लियर है। इंडिपेंडेंटली सर अपन स्केल कर सकते हैं किसको, डेटाबेस को, इंडिपेंडेंटली स्केल करते सकते हैं अपन सर्वर को। तो सर यहाँ तक स्टोरी जब हो गया तो अब अपन पढ़ेंगे सर कि स्केल कैसे करें। आप तो बोल रहे सर कि इंडिपेंडेंटली दोनों को स्केल करना है, तो सर स्केलिंग का क्या क्या मैकेनिज्म है, तो अपन देखोगे कि वर्टिकल स्केलिंग एंड हॉरिजॉन्टल स्केलिंग मैकेनिज्म है इंडिपेंडेंटली स्केल करने का। ठीक है, तो उस हिसाब से फिर अपन पूरा का पूरा स्केलिंग के बारे में पढ़ेंगे। वंस अगर अपना स्केलिंग के बारे में पढ़ लिए दोनों का, तब सर देखेंगे सर लोड बैलेंसर का क्या यूज है, तो वहाँ पे लोड बैलेंसर का फिर अपन कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। एंड देन धीरे धीरे डेटाबेस रिप्लिकेशंस ऐसे करते हुए पूरा सिलेबस को अपन बारीकी से पूरा एक पैटर्न में, आप देखोगे कि सर एक पूरा पैटर्न में अपन पढ़ रहे हैं, मतलब सर कनेक्टेड है सारे टॉपिक्स। मतलब आप ये टॉपिक यहाँ तक समझे हो सर, तो ये टॉपिक समझने के लिए आपको यहाँ तक का टॉपिक क्लियर होना चाहिए, इसलिए आपको हर एक लेक्चर्स देखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो होप आप इंजॉय कर लोगे इस सिस्टम डिजाइन की सीरीज को और अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको कैसा लग रहा है और आपको क्या क्या चाहिए और क्या क्या अपन प्लान कर सकते हैं। एंड ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।